जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले एलपीएन टेक्नीशियन न्यूमेरिकल स्पेशल के। जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिकल के जो छोटे छोटे वीडियोस होंगे वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। इसी कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले एलपीएन टेक्नीशियन न्यूमेरिकल स्पेशल दूसरे क्लास, जहाँ पे हम लोग 5 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी। आप सभी पहले क्वेश्चन को देख पा रहे हो। मेरे मित्र, आपका क्वेश्चन है आप सबों के सामने। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि त्रियामी अंतरिक्ष में कितनी रेखाएं होती है या खींची जा सकती जो एक दूसरे के अभिलंबवत पर है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि हाउ मेनी लाइंस कैन बी सेड टू एग्जिस्ट ऑफ बी ड्रॉन इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच। मेरे मित्र, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? तो यहाँ पे बात की जा रही है 3D की। किसकी बात की जा रही है? 3 डायमेंशन की। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि त्रियामी अंतरिक्ष में कितनी रेखाएं होती। मेरे मित्र, किसी भी चीज के 3D को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? तो आप सभी कहते हैं गुरुजी, जब हम लोगों को किसी भी चीज के 3D को एक्सप्लेन करना होता है तो हम लोग कहते हैं कि एक हमारा एक्स एक्सिस होता है और दूसरा क्या होता है? वाई एक्सिस। और ये क्या है? मूल बिंदु। और यहां से एक लाइन क्या करते हैं सर? हम लोग बाहर की ओर खींचते। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको 3D के रूप में एक्सप्लेन करना होगा तो हम इसी 3 लाइन के सहारे क्या करते हैं सर? उसको रिप्रेजेंट। और हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी, ये जो यहाँ पे एक्स और वाई है, ये जो यहाँ पे एक्स और वाई है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ये किसी भी ऑब्जेक्ट के सतह को एक्सप्लेन कर। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर हम लोग संपूर्ण तल की बात करते हैं तो सर उसमें न सिर्फ लंबाई होती है, न सिर्फ चौड़ाई होती है, बल्कि क्या होती है? ऊंचाई भी होती है। और उस सेंस में जो आपका ये जेड एक्सिस होता है, जो आप कहते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस क्या होता है? तो सर ऊंचाई के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को अगर 3D के रूप में एक्सप्लेन करना होगा, हम लोग उसको क्या करेंगे सर? कुछ इसी तरीके से। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तीनों ही जो लाइन है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? आप सभी याद रखेंगे सर, 90 डिग्री के साथ। क्या होगा सर? 90 डिग्री के साथ होगा। ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखें। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि त्रियामी अंतरिक्ष में कितनी रेखाएं होती है या खींची जा सकती है जो एक दूसरे के अभिलंबवत पर होती है, तो आप कहेंगे 3 रेखाएं होती है। तो जो जो क्या होती है? एक दूसरे के अभिलंबवत होती है। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। मेरे मित्र, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक ए द्रव्यमान की गोली बी वेग से सी द्रव्यमान वाले लकड़ी के खंड पर दागी गई। यदि द्रव्यमान व घर्षण हानि को छोड़ दिया जाए तो प्रणाली का अंतिम वेग होगा। मेरे मित्र, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। और अगर आपको संवेग संरक्षण सिद्धांत का नियम अच्छे से मालूम है तो इस सवाल को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन? कि एक ए द्रव्यमान की गोली, मेरे मित्र मान लो ये आपका कोई गोली है, ठीक है? और क्वेश्चन के अनुसार इसका द्रव्यमान क्या है? तो सर इसका द्रव्यमान जो है वो ए है। और ये किस वेग से गतिमान है? तो सर ये वेग बी से गतिमान। किस वेग से गतिमान है? वेग बी से गतिमान। मेरे मित्र, ये क्या करता है? तो सर सी द्रव्यमान वाले लकड़ी के खंड पर दागी गई है। यानी कि अगर ये हमारा कोई क्या है? लकड़ी का ये हमारा कोई क्या है? लकड़ी का खंड है, यानी कि टुकड़ा है। तो इसमें क्या हुआ है? तो सर ये जो ए द्रव्यमान की गोली है वो बी वेग से इसमें दागी गई है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, यदि द्रव्यमान व घर्षण हानि को छोड़ दिया जाए तो प्रणाली का अंतिम वेग क्या होगा? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रैक्टिकली हो जाए, जैसे ही हम गोली फायर करेंगे, गोली क्या होगा? इस लकड़ी के खंड में जाके लगेगा। और गोली क्या करेगा? तो सर इस लकड़ी के खंड को अपने साथ कुछ दूर तक लेते चला जाएगा। यानी कि जैसे ही इसमें गोली दागी जाएगी तो सर ये जो लकड़ी का खंड है इसमें क्या होगा सर? वेग आ जाएगा। और जो वेग होगा वो क्या होगा? तो सर गोली और लकड़ी के खंड दोनों का वेग होगा। और साथ ही जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर जब गोली इसमें धंस जाएगी तो गोली का द्रव्यमान और लकड़ी के खंड का द्रव्यमान दोनों क्या होगा? तो सर एकल सिस्टम के रूप में आगे बढ़ रहा होगा।
मेरे मित्र यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग गोली के द्रव्यमान को क्या मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं। गोली के द्रव्यमान को m1 मान लेते हैं और गोली का जो वेग है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं। मेरे मित्र फिर क्या कहते हैं कि सर जब गोली दागी गई लकड़ी के खंड में, जब गोली दागी गई इस लकड़ी के खंड में, तो गोली अपने साथ इसको लेकर के कुछ दूर जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जब इसमें गोली दागी जाएगी तो लकड़ी लकड़ी प्लस गोली का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर अगर इस लकड़ी के खंड का द्रव्यमान c है और गोली का द्रव्यमान क्या है, a है, तो हम लोग कहेंगे लकड़ी प्लस गोली का द्रव्यमान हो जाएगा a प्लस सी। क्या हो जाएगा सर, a प्लस सी। और मेरे मित्र यहाँ पे लकड़ी प्लस गोली का द्रव्यमान को हम लोग क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m2। ध्यान दीजिएगा कि जब गोली इसमें जाएगी तो सर उस लकड़ी के टुकड़े को भी कुछ दूर अपने साथ लेके जाएगी, यानी कि गोली और लकड़ी का टुकड़ा एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ेगा। आप कहेंगे सर तब तो इसके लिए भी जो है वो क्या होगा, हमारा v2 के रूप में होगा। तो मेरे मित्र मान लेते हैं कि लकड़ी और गोली, लकड़ी का टुकड़ा और गोली दोनों एक साथ एकल द्रव्यमान के रूप में क्या हो रहा है सर, आगे बढ़ रहा है। और इसका जो v2 है वो क्या है सर, v है। क्या है, v है। और यही आपको v निकालना है। क्या कहिएगा गुरुजी, संवेग संरक्षण सिद्धांत से हम सबों को मालूम है, संवेग संरक्षण सिद्धांत से हम सबों को मालूम है कि m1 इंटू v1 इक्वल टू क्या होता है, m2 इंटू v2। क्या कहिएगा कि गुरुजी जब आपने गोली के द्रव्यमान को m1 माना है तो m1 के जगह आप a लीजिए, इंटू गोली का द्रव वेग क्या है सर, तो सर v1 जो है वो b है तो a इंटू b लिखिए। m2 मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, ये m2 क्या है, तो आप सभी याद रखना कि ये जो m2 है ये लकड़ी प्लस गोली का द्रव्यमान। m2 क्या है, लकड़ी प्लस गोली का द्रव्यमान। और कितना है सर, तो सर a प्लस सी। कितना है, आप कहेंगे कि गुरुजी a प्लस सी है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे a प्लस सी। और मेरे मित्र ये v2 क्या है, आप कहेंगे सर इसको तो आपने भी माना है और ये हमको निकालना है, तो हम क्या कहेंगे कि गुरुजी इंटू भी कर देते हैं। मेरे मित्र आप जरा सा हमको ये बताओ कि अगर हम लोग यहाँ पे v इक्वल टू लिखें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये ए बी बटा क्या हो जाएगा, a प्लस सी। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बटा a प्लस सी। और यही चीज आपसे पूछा जा रहा था और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि कार में खराबी आने के पूर्व एक कार 70 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में पार करती, फिर वह 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। इस पूरी यात्रा में कार की औसत गति कितनी। बहुत सारे मित्र ये इतना ढड्ढर देख करके परेशान हो जाते हैं कि ये सॉल्व कैसे हो, इसको कैसे बनाया जाए, जबकि मेरे मित्र बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन। कार में खराबी आने के पूर्व एक कार 70 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में पार कर लेती, यानी कि कार खराब होने से पहले अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या कहेंगे कि गुरुजी कार खराब होने से पहले, कार खराब होने से पहले 70 किलोमीटर की डिस्टेंस, 70 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कितना देर में तय कर लेती है, तो सर 1 आवर में तय कर लेती। 70 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में पार कर लेती, फिर वह 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है, यानी कि नेक्स्ट जो उसका 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको ये क्या कर रहा है, तो सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पूरा कर रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पूरी यात्रा में कार की औसत गति कितनी है, औसत चाल कितनी। अब क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग औसत चाल की बात करेंगे, अगर हम लोग औसत चाल की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा टोटल डी, बोले तो टोटल डिस्टेंस अब बटा टोटल टाइम, बटा क्या हो जाएगा चला, टोटल टाइम। तो आप टोटल डिस्टेंस की बात करोगे तो क्या कहोगे कि 70 किलोमीटर गुरुजी 1 घंटा में तय हुआ, तो 70 किलोमीटर ये 120 किलोमीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा 190 किलोमीटर हो गया। चला टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 190, लेकिन टाइम तो नहीं मालूम है।
ये हमको मालूम है कि 1 घंटा 70 किलोमीटर में हो रहा है, सॉरी 70 किलोमीटर को कवर करने में 1 घंटा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है। यहाँ से तो टाइम निकाल लेंगे कैसे, तो ध्यान देना कि सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी डी बटा एस हो जाएगा। चला जी, डिस्टेंस कितना है, तो सर 120 अब बटा 30, 30 चौका 120। मेरे मित्र टी इक्वल टू क्या हो गया सर 4, किसके लिए, तो सर ये जो 30 किलोमीटर पर आवर के गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसमें इसको टोटल कितना घंटा लगता है सर 4 घंटा लग जाता है। कितना घंटा लग जाता है, 4 घंटा लग जाता है। तो मेरे मित्र 4 घंटा ये 1 घंटा ये 5 घंटा हो गया। और टोटल डिस्टेंस आपका कितना सर 190 किलोमीटर, टोटल टाइम आपका 5 घंटा। तो 190 5 इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 8 5 40 और 5 या 15 4 19। एक बार 38 गुना 5 करके देखिए तो सर 8 5 40 और 5 या 15 4 19 सही है। मेरे मित्र एवरेज स्पीड क्या कहेंगे 38 किलोमीटर पर आवर, 38 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, प्रश्न आपको देखने में लेंदी लगता है, सॉल्यूशन इसमें कुछ नहीं है। और ध्यान में रखिएगा कि ग्रुप डी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो बच्चे जानते थे, लेकिन प्रश्न का जो स्वरूप था वो इतना लंबा था कि बच्चे पहले ही हदर गए। तो आपको हदरना नहीं, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा सर सॉल्यूशन उसका उतना छोटा होगा। बस आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है और आपको करना क्या है। और मेरे मित्र ये कब आएगा, तो सर जब आप डे 1 से हर एक चीज का प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आएगा, एक दिन में कुछ नहीं। आइए बात करते सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। कई मित्र ने बहुत बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और इसमें कहीं से कोई लाग लपेटा भी नहीं है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 80 ओम 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन को एक 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें। बताइए नहीं सॉल्व होगा। मेरे मित्र इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 80 ओम 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध के इस संयोजन का 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। तो मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलें, तो जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उसका मॉडल कुछ इसी तरीके का, ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका मॉडल कुछ इसी तरीके। ये 3 प्रतिरोध हैं सर 80 120 और कितना है सर 240, ठीक है। और इसको किससे जोड़ा जा रहा है सर 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आई इक्वल टू व्हाट, बताइए सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। आप कहेंगे सर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे मित्र इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। आपसे कहा जा रहा है कि 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से गुनी डैश अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामले में कार विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा लाग लपेटा वाला क्वेश्चन हो गया। नहीं है जी, मोशन इन टाइम पढ़े हैं ना, आप कहेंगे बिल्कुल पढ़े हैं। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गुरुजी एस जो है वो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होती है। और जो मोशन इन टाइम में आप इक्वेशन पढ़ते हो वो एक समान त्वरित गति के लिए क्या है सर, गति का समीकरण है। और जैसे ही क्वेश्चन में त्वरणशील कहा जाए तो आप समझ जाना एक समान त्वरित गति की बात की जा रही है। तो आप लोग एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जानते हो। आप क्या कहोगे कि गुरुजी इफ u इक्वल टू 0 देन वी कैन ऑल्सो राइट एज s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या होगा हमारा हाफ ए टी स्क्वायर होगा। और आप यहां से क्या कहोगे कि सर दैट्स व्हाई वी आर कॉल दैट s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर। ध्यान में रखना ये गुना में है सर, गुना में, भाग में मत करके ई वाला मत समझ लेना सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। तो स्पीड जो है सर वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट तय की गई दूरी। किसकी बात कर रहे हैं सर, तय की गई दूरी की बात कर रहे हैं। ये दूसरा चीज है तो इसको नहीं जोड़ेंगे सर यहाँ पे।
तो ध्यान देंगे कि s तय की गई दूरी क्या होती है, समय के वर्ग के समानुपाती होती है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से कितना गुनी अधिक दूरी तय करेगी। मेरे मित्र, मान लीजिए कि कोई कार 1 सेकंड तक चल रहा है और सेम त्वरण से वही कार 2 सेकंड तक चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर 1 सेकंड की बात होगी तो हम कहेंगे s इंटू 1 का स्क्वायर, s इंटू 1 का स्क्वायर। क्या कहिएगा सर 1 ही होगा। और अगर वही कार जो है सर समान त्वरण से दो सेकंड तक चलती है तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी s इंटू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा s जो है डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल 4, यानी कि 1 है तो सर 1 और 2 है तो t स्क्वायर यानी कि 4। जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से कितना गुना अधिक दूरी तय करेगी, तो 1 सेकंड तक चलेगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे कुछ नहीं होगा। अगर वही कार 2 सेकंड तक चलेगा तो सर 4 गुना अधिक दूरी तय करेगी। क्या होगा, 4 गुना अधिक दूरी तय करेगी, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग तय की गई दूरी की बात करेंगे तो वो किसके समानुपाती होती है, समय के वर्ग के समानुपाती है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल, सोचेंगे तो आपके माइंड में कैलकुलेशन आ जाएगा, और अगर आपको लगेगा कि सर बहुत ज्यादा भारी है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक 0.5 केजी वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के सिर से गिराया जाता है, भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। इला जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंसेप्ट पे। मेरे मित्र, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊंचाई पे होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, और जब ऊंचाई से इसको नीचे गिराते हैं तो इसकी वेग क्या होती है सर, नीचे गिरने के दौरान क्रमशः बढ़ते चली जाती है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे यही स्थितिज ऊर्जा क्या होती है सर, तो सर जब ये ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो किस में चेंज हो जाती है, गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। जैसे जैसे ये नीचे आती है सर इसकी वेलोसिटी बढ़ते चली जाती है, और इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है सर, बढ़ते चली जाती है। आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आती है यानी कि पृथ्वी तल से टकराने के क्रम में होती है, उस समय जो इसकी वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि सबसे मैक्सिमम होती है। और मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि यही वेलोसिटी जब इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि जब ये धरती से टकरा रही होगी पहुंचने से ठीक पहले, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, K = वाट। मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि गुरुजी जब ये mgh गिरा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा में बदल रहा है, और फिर ये जब यहां से यहां आएगा और यहां पे टकराएगा, तो जब वो टकरा रहा होगा माने कि उस वक्त उसकी कुछ वेग होगी, लेकिन जैसे ही टकरा जाएगा वेग 0 हो जाएगी। मतलब क्या कि जो आपका ऊपर था वही नीचे आ गया ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि सर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा, मतलब ये स्थितिज ऊर्जा जो है वो नष्ट नहीं हो गया है, ऑब्जेक्ट के वर्च्यू के चलते गतिज ऊर्जा में बदल गया है। टर्म और कंडीशन बदलते रहा तो ये इंक्रीज करते रहा, लेकिन जैसे ही 0 हुआ ऊपर और नीचे दोनों पास ऊर्जा बराबर हो गया। मतलब ये हुआ चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऊंचाई पे जितना स्थितिज ऊर्जा लेके बैठा रहता है, अगर उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए तो सर गिरने के क्रम में वही स्थितिज ऊर्जा होगा, वही उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ऊर्जा तो रूपांतरित हो जाएगा। किसके चलते? तो वर्च्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्थिति के चलते। मतलब अगर इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh है तो अगर रास्ते में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, मेरे समझाने का मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से नीचे गिराया जाए तो ऊंचाई पे जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी नीचे आकर के वही क्या होगी सर, तो सर उसकी ऊर्जा होगी जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में देखने को मिलेगी। और गिरने के क्रम में जो हर एक स्थिति में हम लोग गतिज ऊर्जा की बात करेंगे सर, वही गतिज ऊर्जा क्या होगी सर, वही स्थितिज ऊर्जा किस में बदलती जाएगी सर, गतिज ऊर्जा में बदलती चली। मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि सर अगर ये ऑब्जेक्ट का mgh ऊपर में है तो क्वेश्चन के अनुसार अगर आप ये समझा रहे हैं कि ऊपर में जो स्थितिज ऊर्जा होगा वही नीचे आते वक्त गतिज ऊर्जा होगा, तो अगर यहाँ पे हम स्थितिज ऊर्जा निकाल लें तो ये हम आंसर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखिएगा कैसे, क्वेश्चन में 0.5 दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है सर 20, और आपका जी का वैल्यू कितना लेना है सर 10 लेना। पॉइंट हटाइए, 10 10 20 5 100 जूल। अब ये जो आपका स्थितिज ऊर्जा है यहाँ पे 100 जूल, यही जब धरती पे टकरा रहा होगा तब इसकी क्या होगी सर, गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि 100 जूल। ऊपर में स्थितिज ऊर्जा, नीचे में जब वो
गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा तो सर उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। आप कहेंगे हम नहीं मानेंगे, इस कोई दिक्कत नहीं, चला मत मानो। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है, तोरा बेगे ना मालूम है, चला बेगे ना मालूम है, बेग निकाल लेंगे। कहोगे कैसे, तो ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, कितना ऊपर से सर 20 मीटर की ऊंचाई से, कितना ऊपर से 20 मीटर की ऊंचाई से। मेरे मित्र ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना। ध्यान दीजिएगा कि जब इसको हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो ये एच हमारा किसका काम करेगा, आप कहेंगे सर एस का काम करेगा, और ये जो जी है इसको हम एक्सेलरेशन के रूप में भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चला जी, आप सबों को मालूम है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर ये ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, मतलब विराम से गिराया जा रहा होगा, तो आप कहेंगे सर यू तो 0 होगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर 2as। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन सर 10 लेते हैं, तो 10 एस आपका कितना है, तो सर एस एच के बराबर होगा 20, v इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 10 इंटू 20, 10 दूना 20, 20 पिसाई 400, 400 का स्क्वायर रूट निकालिएगा सर 20 हो जाएगा। यानी कि धरती से टकराने से पहले उसकी वेग कितनी है, धरती से टकराने से पहले उसकी वेग 20 मीटर पर सेकेंड की है। चला जी, हाफ एम वी स्क्वायर सॉल्व कीजिए तो हाफ इंटू ध्यान दीजिएगा 0.5, अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा सर 400, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और क्या कहिएगा कि गुरुजी 20 दूना 40 होता है, 20 5 100, सही आंसर क्या होगा 100 जूल होगा। मेरे मित्र जैसे आपको सुविधा लगे आप वैसे निकाल सकते, और साथ ही उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे, और इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब बड़े ही सरलता से दे सकते। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस।